सोते हुए निशा बहुत मासूम लग रही थी। अद्विक ने धीरे से उसके माथे को चूमा और बाथरूम में चला गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद ईशा की आंखें खुली। उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। ईशा बेड पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। रात का कुछ भी उसे याद नहीं था और यह सब मेडिसिन की वजह से था। ईशा को बाथरूम से पानी के गिरने की आवाजें आ रही थी। कुछ टाइम बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और अद्विक बाहर आया। उसने ईशा की तरफ देखा और बोला, गुड मॉर्निंग ईशू, उठ गई आप? ईशा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे देखने लगी। अद्विक ने इस समय एक ब्लैक लोवर और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। शावर लेने की वजह से उसके बाल गीले थे, जिन्हें वो टॉवल से सुखा रहा था। ईशा को कुछ न बोलते देख अद्विक उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? ईशा ने कुछ नहीं कहा तो अद्विक ने उसके बालों को सहलाया और बोला, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम आज नीचे नाश्ता करेंगे। वैसे भी काफ़ी दिनों से आप इसी रूम में हो तो बोर हो गई होंगी ना। ईशा ने अद्विक की तरफ देखा और फिर चुपचाप उठकर कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अद्विक बस बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता रहा। अद्विक बहुत कोशिश करता कि ईशा उससे बात करे, पर ईशा कुछ नहीं बोलती। हाँ, पर उसने अद्विक के समझाने पर रोना बंद कर दिया था। अद्विक ने अपना सिर झटका और अपना फोन उठाकर किसी को मैसेज किया और खुद आईने के सामने बैठ ईशा का इंतजार करने लगा। कुछ टाइम बाद ईशा बाथरूम से बाहर आई। इस समय उसने एक सिंपल सा लाइट ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। बाल जो धोने की वजह से गीले थे, उन्हें टॉवल में लपेट रखा था। उसे ऐसे देख अद्विक की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो एकटक उसे देख रहा था। धड़कनें बढ़ गई थी, सांसें भी तेज चलने लगी थी, पर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर ईशा की तरफ बढ़ गया। उसने ईशा को आईने के सामने बिठाया और खुद टॉवल लेकर उसके बालों को सुखाने लगा। ईशा बस सिर झुकाए बैठी थी। अद्विक उसे ही आईने में से देख रहा था। उसने ईशा के बालों को सुखाया और फिर कंघी लेकर धीरे धीरे उसके बालों को सुलझाने लगा। कुछ टाइम बाद उसने ईशा के बालों को सुलझा दिया और उन्हें खुला ही छोड़ दिया। उसने ईशा को देखा, जो सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे आने लगा। सेरा और शक्ति नीचे ही थे। सेरा और शक्ति ने भी ईशा को गुड मॉर्निंग कहा, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र उन्हें देखा और फिर अपनी नज़रें झुका ली। सेरा और शक्ति ने कुछ नहीं कहा। अद्विक ने उसे एक चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। सेरा और शक्ति भी अपनी सीट पर बैठ गए। तभी एक सर्वेंट आगे आई और उन्हें नाश्ता सर्व करने लगी। ईशा ने जब अपना नाश्ता देखा तो उसका मुंह बन गया। वहीं अद्विक जो उसे देख रहा था, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी ईशा की नज़र अद्विक की बाकी दोनों की प्लेट पर गई, जिनमें अलग अलग तरह की डिशेज थी, पर उसकी प्लेट में वेजिटेबल सूप, कटे हुए फ्रूट और साथ में दूध का गिलास था। अद्विक उसके हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। तभी उसने देखा कि ईशा ने नाश्ता शुरू नहीं किया तो वो बोला, क्या हुआ ईशा, खाइए ना। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नाश्ता करने लगी। अद्विक उसे ही देख रहा था। ईशा नाश्ता करते हुए अजीब सा मुंह बना रही थी। कुछ टाइम बाद उसने अद्विक की तरफ देखा, जो चुपचाप अपने पराठे खा रहा था। फिर उसने सेरा और शक्ति की तरफ देखा, वो चुपचाप अपना नाश्ता खा रहे थे, खा क्या ठूस रहे थे। ईशा ने फिर अद्विक की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे यह नहीं खाना। ईशा की बात सुनकर अद्विक ने अनजान बनते हुए बोला, कुछ कहा आपने? सेरा और शक्ति भी उसकी तरफ देखने लगे। ईशा ने अपना सिर झुकाया और फिर बोली, मुझे यह नहीं खाना, मेरा यह खाने का मन नहीं है। तो अद्विक बोला, तो क्या खाना है आपको? अद्विक की बात सुनकर ईशा ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं। अद्विक फिर बोला, बोलिए ईशू, क्या खाना है आपको? ईशा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो बस सिर झुकाकर बैठी रही। अद्विक ने यह जानबूझकर किया। ईशा को अलग नाश्ता देना वो चाहता था कि ईशा कुछ तो बोले, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से
ऐसा ही नाश्ता करती आई थी। वो खाने को देखकर मुंह तो बनाती पर कुछ बोलती नहीं। इसलिए अद्विक चाहता था कि आज वो कुछ बोले। अद्विक खुश था कि चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो बोला कि उसे अब यह हेल्दी खाना और नहीं खाना। अद्विक ने अपनी चेयर ईसा के पास की और अपनी प्लेट में से पराठा लेकर उसकी तरफ कर दिया और बोला, अच्छा आप अभी यह खाइए और लंच में जो आपको पसंद होगा आप बता देना। मैं आज खुद आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है? यह बोल उसने पराठा ईसा के मुंह के आगे कर दिया और उसे खाने का इशारा किया। ईसा ने भी चुपचाप मुंह खोल पराठा खा लिया। वहीं अद्विक की बात सुनकर शेरा बोला, भाऊ मैं भी आपकी मदद करूंगा लंच बनाने में। शेरा ने इतना कहा ही था कि शक्ति और अद्विक जल्दी से एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। दोनों इतना तेज बोले कि एक पल को शेरा और ईसा डर गए। ईसा को डरता देख अद्विक जल्दी से बोला, सॉरी। वो तभी शक्ति शेरा से बोला, तू किचन में बिल्कुल नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर शेरा ने मासूम सा मुंह बनाया और बोला, क्यों, मैं किचन में क्यों नहीं जाऊंगा? तो अद्विक बोला, बिल्कुल नहीं, खबरदार अगर किचन में पैर रखा तो। अद्विक की बात सुनकर शेरा का मुंह लटक गया। वहीं ईसा भी कंफ्यूजन से अद्विक और शक्ति को देखने लगी। वहीं शक्ति बोला, पिछली बार का याद है जब तो किचन में गया था, तो क्या हुआ था? उसकी बात सुनकर शेरा नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। वहीं अद्विक बोला, और नहीं तो शक्ति बेचारे ने तो पूरी रात बाथरूम में ही निकाली थी। अद्विक की बात सुनकर शक्ति ने उसे घर कर देखा। वहीं शेरा धीरे से बोला, मैंने वो जानबूझकर थोड़ी किया भाऊ, मुझे क्या पता था कि उस डिब्बे में नमक नहीं मीठा सोडा है। और तो और वो कुकर फटने में भी मेरी गलती नहीं थी। आपने बताया ही नहीं था कि उसमें दाल के साथ पानी भी डालते हैं। अद्विक और शक्ति उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगे। वहीं ईसा अभी भी कंफ्यूजन होकर सबको देख रही थी। अद्विक ने उसको कंफ्यूजन नज़रों से उनके तरफ देखते पाया तो बोला, आपको पता है ईसु, एक दिन हम लोग अपने फार्म हाउस घूमने गए थे, तो वहाँ का केयर टेकर छुट्टी पर था और कोई कुक भी वहाँ नहीं था। मुझे खाना बनाना आता था तो मैंने सोचा कि खुद खाना बना लेते हैं। तो शेरा बोला कि वो भी मदद करेगा। हमें नहीं पता था कि इसे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए हम लोग लग गए काम पर। मैंने सब्जियां धोई और काट कर बनाने लगा। मुझे कोई फ़ोन आ गया तो मैंने इसे बोला कि सब्जी में नमक डालकर उसे पकने दे और कुकर में डालकर गैस पर रख दे। आपको पता है इसने क्या किया? इसने नमक की जगह मीठे सोडे का डिब्बा उठाया और चम्मच भर सब्जी में डाल दिया और कुकर में दाल डालकर उसे बंद कर गैस पर रखकर गैस चालू कर दिया। मैं और शक्ति बाहर लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे तो यह भी वहीं आ गया और हमारे साथ बैठ गया। कुछ टाइम बाद किचन में जोर से धमाका हुआ। हम लोग डर गए कि पता नहीं क्या हुआ। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुकर फट गया था। तो शक्ति बोला कि यह कुकर कैसे फट गया? तो यह बोला, पता नहीं, मैंने तो उसमें दाल डालकर पकने रखी थी। मैंने इसे देखा और पूछा कि दाल के साथ और क्या डाला था? तो यह बोला, नहीं और कुछ नहीं डाला, सिर्फ दाल डाली थी। तो मैंने इससे पूछा कि तुमने दाल के साथ पानी नहीं डाला? तो यह पता है क्या बोला कि आपने तो बोला ही नहीं पानी डालने को। यह है अद्विक चुप हो गया। ईसा जो बहुत ध्यान से अद्विक बात सुन रही थी, उसने हैरानी से शेरा की तरफ देखा जो सिर झुकाकर बैठा हुआ था। वहीं अद्विक के चुप होते ही शक्ति बोला, फिर हमने किसी तरह किचन साफ किया और जो खाना बनाया था उसे खाने बैठ गए। अद्विक को ऑफिस से कोई फ़ोन कॉल आई तो यह बात करने लगा, मुझे तो बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं खाना खाने बैठ गया। मैंने अभी आधा ही खाना खाया होगा कि मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। मैं बाथरूम गया और फिर वापस आकर खाना खाने लगा तो फिर गड़बड़ हो गई। तभी अद्विक बोला, मैंने इसे ऐसे देखा तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो इसने बताया कि खाना खाकर इसका पेट खराब हो गया है।
पर खाना तो मैंने ठीक ही बनाया था, फिर इसका पेट कैसे खराब हो गया? मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने शेरा से पूछा कि मैंने तुझे सब्जी में नमक डालने के लिए बोला था, तो यह बोला हाँ भाऊ, डाल दिया था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने वो डिब्बा चेक किया जिसमें से इसने सब्जी में नमक डाला था, तो पता है वो किस चीज़ का बॉक्स निकला? मीठे सोडे का। उस रात बेचारे शक्ति की हालत तो खराब हो गई। उसने तो पूरी रात बाथरूम में बिताई और मैं भी उस दिन भूखा ही सोया, सब इस शेरा की वजह से। यह बोल अद्विक और शक्ति शेरा को घूरने लगे। वहीं शेरा बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, अब मुझे क्या पता था कि उस डिब्बे में नमक नहीं मीठा सोडा है। दोनों एक जैसे तो दिख रहे थे। ईसा जो हैरान नज़रों से शेरा को देख रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। वहीं उसे ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख वो तीनों हैरान हो गए। जो लड़की पिछले एक हफ्ते से हंसना मुस्कुराना तो दूर, दो शब्द अच्छे से बोली तक नहीं थी, आज वो खुद खुलकर हंस रही थी। उसे हंसते देख वो तीनों मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। अद्विक तो आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए उसे एकटक देख रहा था। हंसते वक्त ईसा की आंखें बंद हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ टाइम बाद वो हंसते हंसते शांत हो गई। तो अद्विक बोला, क्या हुआ? आप चुप क्यों कर गईं? हंसते हुए आप बहुत प्यारी लगती हैं। ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। ईसा ने शांत होकर अद्विक की तरफ कुछ पल देखा और बिना कुछ कहे अपनी सीट से उठ गई और भागते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। वो तीनों उसके ऐसे जाने से परेशान हो गए। अद्विक बस बेचैन नज़रों से ऊपर रूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके बाद वो उठा और ऊपर की तरफ बढ़ गया। अद्विक रूम में आया तो ईसा बेड पर पलटी लेटी अपना मुंह तकिए में छुपाए रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। अद्विक उसके पास गया और बेड पर बैठ गया। उसने ईसा के बालों को प्यार से सहलाया और बोला, जानता हूँ बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत तकलीफ़ें और दर्द मिले हैं आपको ज़िंदगी में, जिन्हें शायद मैं समझ भी नहीं सकता। पर प्लीज़ इस तरह रोकर खुद को और तकलीफ़ मत दीजिए। आपको इस तरह रोते देख खुद की बेबसी पर गुस्सा आ रहा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। पर मैं चाहूँ तो अभी उस इंसान को मौत के घाट उतार दूँ जिसने आपको तकलीफ़ दी है, जो आपके इन आंसुओं आपके दर्द की वजह है। पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसे अपने हाथों से सजा दें, उसे उसी दर्द का एहसास करवाएं जो उसने आपको दिया। पर उससे पहले आपको उसके लिए स्ट्रांग बनना होगा, खुद को इस काबिल बनाना होगा कि उन सब से जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उन सब से अपनी तकलीफ़ का बदला ले सकूं। बोलिए, करेंगी आप ऐसा? लेंगी अपनी तकलीफ़ का बदला? देंगी अपने गुनहगारों को सज़ा? ईसा जो रोते हुए उसकी बात सुन रही थी, उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरे खुद के मामा मामी ने पैसों के लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जिसने मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा को भी छलनी कर दिया। मामी ने मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वो मुझसे घर में सभी काम भी करवाती थी, मारती भी थी, यहाँ तक कि कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो खाना नहीं देती थी, भूखे रखती थी। लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? अद्विक बोला, आपकी कोई गलती नहीं थी। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। एंड आई प्रॉमिस, सबको सबके किए की सज़ा मिलेगी। और उस इंसान को जिसने आपकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, उसे तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगा, पर उसे मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। यह बोल अद्विक चुप कर गया और ईसा को देखने लगा जो अभी भी रो रही थी। अद्विक ने उठकर उसे बिठाया और उसके आंसू साफ कर बोला, बस अब और नहीं, आज रो लिया, पर आगे से आपकी इन आँखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए। अब आपको खुद मजबूत बनना है। अब इन आंसुओं की आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ईसा ने भी अपने आंसू साफ किए बैठ गई।
पर उसकी सिसकियां अभी भी चालू थीं। तभी अद्विक बोला, मुझ पर विश्वास है? ईसा ने उसकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। तो अद्विक ने अपनी बाहें फैलाई और बोला, तो यहाँ आइए। ईसा एक पल को हड़बड़ा गई, पर फिर कुछ सोचकर अद्विक पास खिसक कर उसके सीने से लग गई। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आज आखिरी बार आपको रोने की इजाज़त दे रहा हूँ। आज रो लीजिए। इसके बाद आपकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। उसके इतने कहते ही ईसा फूट फूट कर रो पड़ी। अद्विक भी उसे अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाता रहा। तकलीफ तो उसे बहुत हो रही थी उसके रोने से, पर उसने उसे रोने दिया क्योंकि वो चाहता था कि वो रोकर अपना दिल हल्का कर ले। बहुत देर तक ईसा रोती रही। धीरे धीरे उसका रोना कम हो गया, पर उसकी सिसकियां अभी भी चालू थीं। कुछ टाइम बाद अद्विक ने उसे खुद से अलग किया और आंसू को साफ कर बोला, अच्छा अब चुप कर जाइए। अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी, ठीक है? अब जाइए और फ्रेश हो जाइए, फिर नीचे चलते हैं। ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाथरूम में चली गई। अद्विक वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ टाइम बाद ईसा बाहर आई तो अद्विक उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। उसने ईसा को सोफे पर बिठाया और खुद किचन में चला गया। कुछ टाइम बाद वो आया तो उसके हाथों में फ्रूट्स की प्लेट थी। अद्विक ने वो प्लेट ईसा को दी तो ईसा उसे देखने लगी। तो अद्विक बोला, ऐसे क्या देख रही हैं? नाश्ता अच्छे से नहीं किया था आपने, तो जल्दी से इसे फिनिश कीजिए, तब तक मैं लंच रेडी करता हूँ। यह बोल अद्विक उसके बालों को सहलाकर किचन में चला गया। ईसा कुछ टाइम उधर देखती रही। तभी किचन से अद्विक की आवाज़ आई, मेरे आने तक खत्म हो जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ईसा ने खाना शुरू कर दिया। तभी सेरा और शक्ति वहां आ गए और ईसा के सामने सोफे पर बैठ गए। ईसा ने उन्हें देखा और फिर नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ गई। तभी सेरा बोला, हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे लिए हमारी छोटी बहन की तरह हैं, सो रिलैक्स होकर रहिए। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए शक्ति बोला, बिल्कुल, और इतनी प्यारी और मासूम बहन हो तो बात ही क्या है। उनकी बात सुनकर ईसा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देख वो दोनों खुश हो गए। तभी सेरा बोला, हमने आपको बहन बोला नहीं, दिल से माना भी है। वैसे तो भाऊ हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, पर फिर भी अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने इन भाइयों को याद कर लेना। ईसा ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर धीरे धीरे फ्रूट्स खाने लगी। लगभग आधे घंटे बाद अद्विक किचन से बाहर आया तो उन तीनों को देख मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे ही सही ईसा नॉर्मल होने लगी और होने की कोशिश कर रही थी। इसमें अद्विक के साथ साथ सेरा और शक्ति भी उसकी मदद कर रहे थे। तभी तो आज दोनों ईसा से बात करने की कोशिश कर रहे थे और ईसा भी उनसे बात कर रही थी और थोड़ा खुश भी थी। अद्विक वहाँ आया और बोला, क्या बातें हो रही हैं मेरे बिना? शक्ति ने उसे देखा और बोला, कुछ नहीं, हम तो अपनी बहन से बातें कर रहे थे। उसकी बात सुनकर अद्विक ने ईसा की तरफ देखा, जिसके होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। उसे खुश देख अद्विक भी मुस्कुरा दिया। तभी उसका ध्यान ईसा के हाथ में पकड़ी प्लेट पर गया तो वो बोला, आपने अभी तक फ्रूट्स फिनिश नहीं किए? चलिए जल्दी फिनिश करिए, फिर लंच भी करना है आपको और आपकी दवाई का भी टाइम हो रहा है। अद्विक के कहने पर ईसा फ्रूट्स खाने लगी, पर थोड़ा बहुत खाकर उसने अद्विक की तरफ देखा और मासूम सा फेस बना कर बोली, और नहीं खा सकती वरना लंच नहीं कर पाऊंगी। यह सब उसने इतनी मासूमियत से कहा कि अद्विक मुस्कुरा दिया और उसके हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रख कर बोला, कोई बात नहीं, पर आगे से पूरा फिनिश करना होगा। ईसा ने कुछ नहीं बोला। तभी शक्ति ने वो प्लेट उठाई और फ्रूट्स खाते हुए बोला, कोई बात नहीं, बाकी का मैं खा लूँगा, वैसे भी बहुत भूख लगी है। यह बोल वो फ्रूट्स खाने लगा तो बाकी सब मुस्कुरा दिए। सर्वेंट ने लंच डाइनिंग टेबल पर लगाया तो वहाँ सब बैठकर अपना लंच करने लगे। तभी शक्ति बोला,
वैसे बहना, उसके ऐसा कहने पर सब उसकी तरफ देखने लगे। ईसा भी हैरान सी उसे देखने लगी। तो शक्ति बोला, कुछ गलत बोल दिया क्या? बहना ही तो बोला। अब बहन को बहन नहीं तो क्या बोलूं? ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से मुस्कुरा दी। तभी सीरा बोला, मैं छोटू बोलूं? वैसे भी इतनी छोटी सी तो है, बिल्कुल गुड़िया की तरह। उसकी बात सुनकर ईसा ने मुंह बनाया और बोली, छोटी नहीं हूं मैं, पूरे 19 साल की हूं। उसकी बात सुनकर वो तीनों मुस्कुराने लगे। तो सेरा हंसते हुए बोला, पर मुंह तो बिल्कुल बच्चों की तरह बना रही हो। उसकी बात सुनकर शक्ति भी हंसने लगा। तो ईसा ने अद्विक की तरफ देखा, जैसे उससे शिकायत कर रही हो कि देखो यह मुझे चिढ़ा रहे हैं। उसके दिल की बात समझ अद्विक ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, खबरदार जो तुम दोनों ने मेरी इस्सू को चिढ़ाया तो। माना वो छोटी है और बच्चों की तरह मुंह भी बनाती है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी कि तुम दोनों उसे चिढ़ाओगे। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों हंसने लगे। वहीं ईसा हैरानी से अद्विक को देखने लगी, पर फिर मुंह फुलाकर बोली, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। अद्विक ने उसकी बात सुनी तो अनजान बनते हुए बोला, अरे पर मैंने क्या किया? ईसा बोली, आप भी मुझे इनकी तरह चिढ़ा रहे हो। तो अद्विक बोला, पर मैंने कब चिढ़ाया? ईसा ने कहा, सब पता है मुझे, आप ज्यादा बनिए मत। ईसा इस समय सचमुच बिल्कुल बच्चों की तरह लग रही थी। अद्विक प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने फिर उसके फूले हुए गालों को खींचा और बोला, अच्छा नहीं चिढ़ा रहा, चलिए अब लंच कीजिए। ईसा ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मुझे नहीं करना लंच। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, यह क्या बात हुई, लंच क्यों नहीं करना? ईसा ने कुछ नहीं कहा तो अद्विक ने अपनी चेयर को उसके करीब किया और प्लेट से एक निवाला लेकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं चिढ़ा रहा, इसलिए चलिए मुंह खोलिए और खाना खाकर बताइए कैसा बना है। ईसा ने उसकी बात सुनकर मुंह खोल दिया तो अद्विक ने भी प्यार से उसे खिला दिया। ईसा ने वो निवाला खाया और बोली, यह तो बहुत अच्छा बना है। अद्विक बोला, आपको पसंद आया? ईसा ने बच्चों के जैसे 2-3 बार हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक और बाकी दोनों मुस्कुरा दिए। अद्विक ने अपने हाथों से ही ईसा को पूरा खाना खिलाया और खुद भी खाया। सेरा और शक्ति मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। सबने लंच किया तो अद्विक ने ईसा को उसकी दवाई दी और उसे सुला दिया। कुछ टाइम उसके पास बैठा और निहारता रहा, फिर उठकर स्टडी रूम में चला गया। यहाँ सेरा और शक्ति पहले से ही मौजूद थे। अद्विक आकर अपनी चेयर पर बैठ गया तो सेरा उसे देख बोला, भाऊ, वो कुछ लोग छोटी को ढूंढ रहे थे। सभी हॉस्पिटल में उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। अपने हॉस्पिटल भी आए थे पूछने, पर किसी ने भी नहीं बताया। अद्विक बोला, पता करो कौन लोग थे और किसके लिए काम करते हैं। सेरा बोला, आकाश के आदमी थे, मैंने पता किया है। उसकी बात सुनकर अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई और हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगी। उसने शक्ति की तरफ देखा और बोला, इस आकाश रावत के साथ मीटिंग फिक्स करो, जरा देखूं तो सही यह चीज़ क्या है। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। सेरा भी किसी काम से चला गया। अद्विक लैपटॉप लेकर अपने काम में लग गया। कब शाम के 6 बजे पता ही नहीं चला। अद्विक ने टाइम देखा और उठकर रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा ईसा रूम में नहीं है तो वो घबरा गया। बाथरूम का दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। तभी उसकी नज़र बालकनी के गेट पर गई जो खुला हुआ था। अद्विक उस तरफ बढ़ गया। उसने देखा ईसा रेलिंग के पास खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। अद्विक उसके पास जाकर खड़ा हो गया, पर ईसा को एहसास भी नहीं हुआ। अद्विक कुछ टाइम उसे निहारता रहा, पर जब उसे लगा कि ईसा का ध्यान उस पर नहीं गया तो वो बोला, क्या सोच रही हैं? उसकी बात सुनकर ईसा ने उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखकर बोली, कुछ नहीं, इन पक्षियों को देख रही हूँ जो सारा दिन
दाना चुगने और घूमने के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। पर मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मेरा तो कोई घर है ही नहीं, और अपने उस नाम के घर जो सिर्फ नाम के लिए मेरा घर है, वहाँ लौट नहीं सकती, क्योंकि वो तो मेरा घर है ही नहीं। वहाँ के लोग मेरी फिक्र है, किसी को मेरी फिक्र नहीं। अगर फिक्र होती तो मुझे उस दलदल में नहीं धकेलते। यह बोलते समय उसकी बातों में एक दर्द था जिसे अद्विक भी महसूस कर पा रहा था। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, आपको किसने कहा आपका घर नहीं है? यह घर जितना मेरा है उतना आपका भी है, और बाकी किसी का पता नहीं मुझे, पर मुझे आपकी फिक्र है। और खबरदार अगर फिर खुद को बदनसीब कहा तो। अरे बदनसीब तो वो हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं की और आपको खुद से दूर कर दिया। आप तो बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए। अद्विक की बात सुनकर ईसा उसे देखने लगी। अद्विक ने उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाया तो उसके गाल को सहलाकर बोला, ऐसे क्या देख रही हैं? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर मैं सच कह रहा हूँ। बहुत खुशनसीब होगा वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में आपका साथ होगा। दुनिया की सारी खुशियाँ होंगी उसके पास, जिसके पास आप जैसी मासूम सी शहजादी होंगी। उसकी बात सुनकर ईसा कुछ पल तो उसे देखती रही, पर फिर फीकी सी हंसी हंसकर बोली, दाग लगी चीज को कोई अपने पास नहीं रखता, और मेरे दामन में तो इतना बड़ा दाग लगा है। कहने को वो इंसान भले ही मेरा पति था, फिर भी उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह को भी जख्मों से भर दिया, जिनके दाग मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। रौंद कर रख दिया उसने मेरे आत्मसम्मान को। और यह सब बोलते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। गला रूंध गया, आगे उससे बोला ही नहीं जा गया। अद्विक ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी बाहों में आते ही ईसा की आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क गए। अद्विक ने उसकी पीठ को सहलाया और उसे शांत करवाते हुए बोला, किसने कहा कि आप पर दाग है? आप आज भी उतनी ही बेदाग हैं जितनी पहली थीं। दाग तो उस इंसान के कैरेक्टर पर था जिसने आपको तकलीफ दी। और रही बात आपके जिस्म के दागों की, जिस तरह आपके दामन में कोई दाग नहीं है, वैसे ही आपके जिस्म पर भी कोई दाग नहीं रहेगा। हाँ मानता हूँ वक्त लगेगा, पर प्रॉमिस करता हूँ आपकी रूह पर लगे जख्मों को भी धीरे धीरे भर दूंगा। वो सारी खुशियाँ जो आप डिजर्व करती हैं, वो सब आपको मिलेगी। ईसा ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों हो आप इतने अच्छे? क्यों आपकी सबकी तरफ मुझ में खामियां नहीं दिखाई दे रही? क्यों मेरे लिए इतना कर रहे हो, जबकि मैं तो आपके लिए बिल्कुल अनजान हूँ। अद्विक ने उसके आंसू साफ किए और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, मुझे तो आप में कोई खामियां दिखाई नहीं दे रही, और रही बात आपके लिए कुछ करने की, तो इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने उस दिन मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, तो मैं उसी एहसान का बदला चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईसा एकटक उसकी आंखों में देख रही थी और उसकी बात सुन रही थी। तभी अद्विक बोला, वैसे मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। बाहर सब लोग मुझसे डरते हैं, सबको लगता है कि मैं बहुत गुस्सैल और बुरा इंसान हूँ। ईसा वैसे ही उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि आप बुरे हैं। पागल हैं वो लोग जो आपको बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद आपका यह रूप नहीं देखा होगा। मेरे लिए तो आप मेरे भगवान हैं, जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। वरना उस रात और भी लोग थे उस सड़क पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। पर आपने ना सिर्फ मुझे नई जिंदगी दी, बल्कि मुझे रहने की लिए छत भी दे दी है। अगर मेरी यह ज़िंदगी आपके किसी काम आ सकी तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगी। उसकी बातें सुनकर अद्विक मुस्कुराया और बोला, मुझे आप इंसान ही रहने दीजिए, मैं वही ठीक हूँ। और रही बात आपको ज़िंदगी देने की, तो मैंने आपको नहीं, खुद को नई ज़िंदगी दी है, और मुझे आपकी ज़िंदगी नहीं चाहिए यीशु। पर हाँ, बस कर दीजिए कि कभी अपनी आँखों में आंसू मत आने दीजिएगा, क्योंकि आपकी आँखों में
आंसू देखकर मुझे यहाँ तकलीफ होती है। यह बोल अद्विक ने अपने दिल की तरफ इशारा किया। ईसा बस उसे देखे जा रही थी, पर अद्विक की बातें उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी, जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। ईसा को एकटक अपनी आंखों में देखते देख अद्विक बोला, ऐसे क्या देख रही हैं? आपकी आंखें, मतलब कुछ तो दिखाई दे रहा है इनमें, कुछ गहरा, पर क्या, ये नहीं समझ पा रही मैं। उसकी बात सुनकर अद्विक एकटक उसे देखने लगा। उसका मन किया कि उसे बता दे कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। पर अभी वो उसे कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए उसने खुद को संभाला और उसका हाथ पकड़ कर बोला, चलिए नीचे चलते हैं, डिनर का भी टाइम होने वाला है, फिर आपको आपकी मेडिसिन भी लेनी है। यह बोल वो उसे लेकर नीचे चला गया। यहाँ शेरा और शक्ति बैठे किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आकाश के घर पर वो बौखलाया हुआ था। 1 हफ्ता हो गया था, पर उसे ईसा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऊपर से उसका ईसा से डाइवोर्स भी हो गया था, पर वो उस इंसान का भी पता नहीं लगा पा रहा था जिसने उसका और ईसा का डाइवोर्स करवाया हुआ था। वो सोफे पर बैठा यही सोच रहा था कि उसका असिस्टेंट उसके पास आया और बोला, सर, हमारी कंपनी के 30% शेयर किसी ने खरीद लिए हैं। उसकी बात सुनकर आकाश गुस्से में चिल्लाया, यह कब हुआ? और तुम मुझे अब बता रहे हो? कौन है वो जिसने हमारे शेयर्स खरीदने की ज़रूरत की है? असिस्टेंट ने उसकी बात सुनी और हकलाते हुए बोला, सर, वो ही करते रहोगे या बताओगे भी कि किसने हमारे शेयर्स खरीदे हैं? असिस्टेंट बोला, सर, कपूर इंडस्ट्री के मालिक अद्विक कपूर ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं। क्या? पर वो क्यों हमारे शेयर्स खरीदेंगे? असिस्टेंट की बात सुनकर आकाश हैरान रह गया और बोला, वही। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट बोला, पता नहीं सर, पर अब वो हमारी कंपनी के 30% शेयर के मालिक हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर भी। असिस्टेंट की बात सुनकर आकाश परेशान हो गया, क्योंकि अद्विक कोई छोटा मोटा नाम नहीं था और आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अद्विक ने क्यों उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, जबकि वो किसी छोटी कंपनी के साथ काम नहीं करता था और आकाश की कंपनी तो उसकी कंपनी के मुकाबले बहुत छोटी थी। आकाश परेशान हो चुका था। एक तो ईसा का पता नहीं चल रहा था और अब कंपनी की टेंशन। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया, पर उसे नहीं पता था यह तो बस शुरुआत थी आकाश की बर्बादी की, जिसकी शुरुआत अद्विक कपूर कर चुका था। आगे आकाश की क्या हालत होगी यह तो सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक भगवान और दूसरा अद्विक। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहें मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सबका।